Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, we are continuing with our series. ये series जो मैंने तुम्हारे लिए promise किया था कि before you actually try and crack or at least give the best shot of cracking the toughest exam in the world, आपको actually ये पूरा का पूरा पॉलिटी का syllabus full speed पर the fastest possible yet the most complete revision available on YouTube मैं आपके लिए करा दूंगा. ये हमारा थर्ड सेशन है. ऐसे 100 सेशंस हम लोग लेंगे. सो वील बी टेकिंग 100 सच सेशंस और इन 100 सेशंस में मैं सारा का सारा पॉलिटी तुम्हारा रिवाइज करवा दूंगा. वी हैव ऑलरेडी डन द फर्स्ट एंड द सेकंड सेशन. मेक श्योर आप उनको अटेंड कर लो. एंड प्रीएम्बल समझ लिया हमने, यूनियन एंड टेरिटरी समझ लिया. आज का टॉपिक is around the topic of citizenship. So we are going to focus on citizenship and this is how things are going to be functioning. Let's try and understand each of these parts. So pay close attention to each of this and एक एक word के एक एक point के notes बना लो. Once you understand this, तुमने उसके MCQs कर लिए, you will be in a far better position to crack this exam. Otherwise लोग ना struggle करते रहते हैं और time pass करते रहते हैं. उनको लगता है जो उन्होंने पढ़ा उसी में से क्वेश्चंस आ जाने वाले हैं. ऐसा नहीं होने वाला. एग्जामिनर का अपना चैलेंज है. मेक श्योर आप उसका पूरा फायदा उठाओ यहां पर. सो दिस इज आवर प्रॉमिस एट अनअकैडमी एंड व्हाटएवर वे इज पॉसिबल वी विल ट्राई एंड हेल्प यू क्रैक दिस एग्जाम. वी विल गिव यू अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम. उसी मद्देनजर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है जनवरी एक्सटेंशन ऑफर जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन होगा विद फ्री एक्सटेंशन. अगर आपने 12 महीने का कोर्स ले लिया तो 4 मंथ का फ्री मिलेगा. 18 मंथ के कोर्स में 6 मंथ, 24 मंथ पे 9 मंथ एंड 30 मंथ पे 12 मंथ का कोर्स. आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है SIDLIVE, SIDLIVE. SIDLIVE मेरा रेफरल कोड है. अगर आपने ये रेफरल कोड यूज किया आपको इमीडिएटली ह्यूज डिस्काउंट्स एंड ऑल दीज अवेलेबल ऑफर्स मिल जाएंगे. डोंट मिस दिस एट ऑल. उसी के साथ साथ हमारा फाउंडेशन बैच में अनाउंस हो रहा है विच इज अप टू 12 मंथ ऑफ फ्री एक्सटेंशन. और ये सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं हो रही है. चाहे पॉलिटी हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे IR हो, चाहे इकोनॉमी हो, प्रीलिम से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर ऑप्शनल तक, वी आर गोइंग टू बी गिविंग यू द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. अगेन यूज द कोड SIDLIVE एंड ज्वाइन दिस. तो इसका मौका जाने मत दो. ओके, यू विल बी मेकिंग अ बिग मिस्टेक अगर आपने अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन किया. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं हर एक सबके लिए बोलता हूं, एग्जाम सेंटर प्रिपरेशन का मतलब होता है ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज टाइप. व्हाट डज दिस मीन? यार तुम लोग अपनी अपनी तरह से प्रिपेयर कर रहे हो. हर एक को लगता है कि मैंने जो प्रिपरेशन किया वही बेस्ट है. इज इट ऑलवेज गोइंग टू द केस? आई डोंट थिंक सो. और मेरे ख्याल से समझदारी भी इसमें नहीं है कि आप सिर्फ ये कोशिश कर लो कि जो मैंने पढ़ा हुआ है वही सब कुछ आने वाला है. मेक श्योर कि अंडरस्टैंड कि टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है. So pay close attention to exam centric preparation. That is what I have been telling this again and again. लोग गलतियां करते रहते हैं, फिर फॉर्म भरते रहते हैं, उसका कोई फायदा है नहीं. और एक दिन भगवान करे जल्दी वो दिन आए जब तुम प्रिपरेशन करोगे ऑफ द फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू. और जो लोग ऑलरेडी इस स्टेज पर है, मेक श्योर इसका कंप्लीट फायदा उठा लो. So let's pay close attention and आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सिटीजनशिप का. So बहुत ध्यान से एक एक वर्ड देखना और समझो. देखो मैंने एक ही स्लाइड पे तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें बता दी. Let's start right from here. Right from here. So we are starting right from here और हम लोग यहां से स्टार्ट करते हुए जाएंगे ऑल द वे. यहां तक आते आते तुम्हारा एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ सिटीजनशिप कंप्लीट हो जाएगा. सो कैसे पढ़ना है उसको समझो. 2 पार्ट्स में पढ़ना. सिटीजनशिप को 2 पार्ट्स में पढ़ना. 1 पार्ट विच इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 1 पार्ट विच इज रिटन इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और अदर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. मैं 2 पार्ट में बोल रहा हूं. एक पार्ट पढ़ सकते हो विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से में जो लिखा हुआ है विद रिलेशनशिप टू सिटीजनशिप. दूसरा पार्ट पढ़ सकते हो which is written in the Citizenship Act of 1955. अब ये कहानी क्या है? अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सिटीजनशिप में बड़ा लिमिटेड रोल है. ओनली टिल द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 तक पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक जो कुछ दिया हुआ है वो सिटीजनशिप के मद्देनजर सिर्फ इतना ही पार्ट दिया हुआ है.
और पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि जी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर 26 जनवरी 1950, हमारा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई दखल अंदाजी नहीं होगा. देयर विल बी नथिंग मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप पार्ट. ऑल ऑफ देम हैव बीन लेफ्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट और टू द पार्लियामेंट. तुम जो समझ सकते हो. इन अदर वर्ड्स वो यूनियन लिस्ट का मैटर है, वो पार्लियामेंट संभाले. सो अगर हम लोग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. अब जैसे मैं बोलता हूं उसको याद रखना. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को ऐसे याद रखो. 5 तुम सोच सकते हो विद रिलेशनशिप टू डोमिसाइल. डोमिसाइल का मतलब या जो इंडिया में सिटीजन बनना चाहता है. नाउ प्लीज रिमेंबर दिस इज टिल कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में 5 में द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज डोमिसाइल. यू शुड बी हैविंग अ डोमिसाइल एंड के नीचे लिख दो. ओके, आइदर यू शुड बी बोर्न इन इंडिया और योर पेरेंट्स शुड बी बोर्न इन इंडिया और यू शुड बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 5 years प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो मैंने क्या बोला? आर्टिकल 5 में मैंने बोला डोमिसाइल, बोर्न इन इंडिया, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया और यू आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट at least for 5 years prior to the commencement of the Constitution of India. तो तुम्हें ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी. ये कहां से आया? ये आया आर्टिकल 5 से. अब सेकेंड पार्ट, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 को समझने के लिए, ये रहा हमारा आर्टिकल 6. आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 को समझने के लिए आपको थोड़ा सा, वैसे तो तुम्हें मालूम है लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री बताना पड़ेगा. क्या हिस्ट्री बताना पड़ेगा? तुम्हें याद होगा कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो वी डिड नॉट बिकम इंडिपेंडेंट ओनली एज अ वेरी हैप्पी गो लकी इवेंट. देयर वाज अ वेरी मेजर सैड इवेंट आल्सो व्हिच वाज द सिविल वॉर और व्हिच वाज द पार्टीशन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच बहुत सारे लोग इंडिया से मजबूरन द सो कॉल्ड नया डोमिनियन पाकिस्तान की तरफ गए और उसी तरह से पाकिस्तान के एरिया से, जो पाकिस्तान बाद में बना, उस एरिया से हमारे अभी वाले इंडिया के तरफ आ गए. इसको माइग्रेशन या रिवर्स माइग्रेशन समझ के आप समझ सकते हो. लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट टू यू अगेन. अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. सो आर्टिकल 6 उनके लिए है जो उस एरिया से, जिसको आज पाकिस्तान बोला जाता है, वो इस यानी कि हमारे आज के इंडिया में आए. अब उनको आपने सिटीजनशिप तो देनी थी ना इंडिया की. तो उसके लिए पहली क्वालिफिकेशन ये थी कि यू वर बोर्न इन इंडिया या फिर योर पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया और ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया. और रुको यार, ये कौन सा बोर्न इन इंडिया, कौन सा इंडिया, इंडिया कौन सा इंडिया? ये इंडिया जो अनडिवाइडेड इंडिया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन था. तो आइदर यू वर बोर्न, योर पेरेंट्स वर बोर्न, योर ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न और तुम इंडिया आए. तुम समझ सकते हो ना, वो वाला पाकिस्तान वाले एरिया से इंडिया आए. लेकिन वो जो पाकिस्तान वाले एरिया से इंडिया है उसमें एक कट ऑफ डेट बनाई गई. उस डेट को रखा गया 19 जुलाई 1948 को. कौन सी डेट हो गई? 19 जुलाई 1948. ये डेट लिखते चले जाना. 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो तुम्हें हम ऑटोमेटिक सिटीजनशिप देते हैं अंडर आर्टिकल 6. और 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहोगे. पहले 6 महीना इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहोगे, साधारण तौर पर रहो. फिर सरकार ने एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी बनाई हुई थी, उसके पास जाने का और साइन करवाओ, अपना नाम लिखवा दो, रजिस्ट्री करा दो कि जी हम तो पिछले 6 महीने से यहां पे रह रहे हैं, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी अंडर आर्टिकल 6. सो आर्टिकल 6 में 19 जुलाई 1948 से पहले वालों को अलग तरीके से और 19 जुलाई 1948 के बाद वाले को अलग तरीके से डील किया गया. अब आर्टिकल 7 को देखो. आर्टिकल 7 उनके लिए एक नेगेटिव लैंग्वेज यूज की गई. उन्होंने बोला दोज हु लेफ्ट इंडिया टू गो टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया. लो जी, ये एक और लाइन हो गई. व्हाट डज दिस मीन? तो फिर जब वो चले गए तो फिर क्या हुआ? नहीं, अब हिस्टोरिकली स्पीकिंग क्या हुआ कि उनमें से बहुत सारे लोग इंडिया वापस आने के इच्छा रखते थे. तो सरकार ने, उस टाइम की गवर्नमेंट ने परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न निकाला. मैंने क्या लिखा हुआ है? लिखता हुआ है सब यहां पे. मैंने क्या लिखा? परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न. ये लोग वापस आने की कोशिश कर रहे थे. जब इनको परमिट के थ्रू आए तो उनको फिर सिटीजनशिप देनी थी. आप कैसे दोगे सिटीजनशिप?
उसी तरह से दोगे जैसे इन लोगों को दोगे जो 19 जुलाई 1948 के बाद आर्टिकल 6 में आए। क्या किया था हमने? हमने उनको ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहने को बोला इंडिया में 6 महीने के लिए, और जब वो इंडिया में 6 महीना रह गए, फिर एक सरकारी अथॉरिटी थी, उनके पास गए, अपना नाम साइन करवाया और मुबारक हो, तुम बन गए इंडिया के सिटीजन। तो 5 सीधा डोमिसाइल, 6 वो जो इंडिया आए, लेकिन इंडिया आए 19 जुलाई 1948 से पहले या फिर बाद में। 6 वह आए तो सही लेकिन अंडर अ परमिट सिस्टम आए, और उनके साथ भी वैसा ही सिटीजनशिप का कंडीशन रखा गया जैसे 6 वालों के लिए रखा गया जो बाद में आए थे अंडर 19 जुलाई 1948। 6 महीना रहो और फिर तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर है आर्टिकल 8, ये भी उनके लिए एप्लीकेबल है who were born in India, whose parents were born in India और ग्रैंड पेरेंट्स were born in India, बट वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे आउट ऑफ इंडिया। तो भैया इनको कैसे सिटीजनशिप दोगे? ये आउट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया थे उस टाइम पर, तो कैसे मिलेगा? जिस भी कंट्री में ये रह रहे थे उनको बोला गया वहां पर जाओ, एम्बेसी में अपना नाम लिखवा दो, कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के सामने अपना नाम लिखवा दो और तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो हमारे पास पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 6, 7 और 8। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन 4 ही तरीके हैं जिससे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। 5 के तहत अंडर डोमिसाइल, 6 तुम्हें पता है माइग्रेशन टू इंडिया, 7 those who came back from the erstwhile or that newly formed Pakistan, alright, but उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया गया इन टर्म्स ऑफ सिटीजनशिप जैसा 19 जुलाई 1948 माइग्रेशन वालों के लिए किया गया। और आर्टिकल 8 जो फॉरेन रेजिडेंस या फिर फॉरेन कंट्री में कहीं पर रेजिडेंट थे। सो इस तरह से हमारे पास 4 तरह के रेजिडेंटशिप हो गई। वेरी गुड। लेकिन यहां पर कहानी खत्म हो गई। आर्टिकल 11 को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आफ्टर 26 जनवरी 1950, there will be nothing mentioned in the constitution qua citizenship. In other words, it will be left to the parliament, it will be left to the union government to determine any questions, any effects, any policies related to citizenship. तो आर्टिकल 11 के बाद आप क्या करोगे? आर्टिकल 11 के बाद हम करेंगे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो जितने भी लॉज पढ़ेंगे वो सब हम पढ़ेंगे विद रिलेशनशिप टू those which were made by the parliament after the commencement of the constitution. So अगर तुम देखोगे तो अरे ये तो बड़े सारे नहीं है वही, लेकिन इसको बार बार अमेंड किया गया है। हमेशा याद रखना सिटीजनशिप का मामले में इट इज प्रैक्टिकली लेफ्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ द डेट ऑफ दैट कंट्री, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, प्रैक्टिकली एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड सिटीजनशिप देनी है नहीं देनी है, उसकी क्या कंडीशन है, has been left always to the discretion of the government. तो इसमें ज्यादा टेंशन लेना नहीं। जैसे जैसे हालात चेंज होंगे, जैसा अभी हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि हालात चेंज होंगे, कहीं पर रेफ्यूजी प्रॉब्लम आ गई, कहीं इलीगल माइग्रेंट्स की कहानी स्टार्ट हो गई, या फिर व्हाटएवर रिक्वायरमेंट, हमेशा सरकारें उस कंडीशंस के अराउंड आपको सिटीजनशिप देती है या फिर सिटीजनशिप नहीं देती। सो लेट्स नॉट फाइट अबाउट दैट। आपको ज्यादातर फैक्ट्स पढ़ने, तो ये एक्चुअली टॉपिक्स लेफ्ट टू द पार्लियामेंट है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? तो क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप ओनली टिल, अरे वाह, या तो डेट लिख दो या वर्ड लिख दो। तो तुम्हारे पास है 30 सेकेंड्स, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप ओनली टिल। कब तक? या तो डेट लिख दो या उसको डिस्क्राइब कर दो, उस डेट को, उस इवेंट को, तो भी काम चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजन, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि तुमको आंसर आ गया होगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप ओनली टिल द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर तुम डेट लिख दो 26 जनवरी 1950, जैसा मर्जी तुमको लिखना है तुम लिख सकते हो। आइदर यू राइट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और यू राइट द डेट दैट इज 26 जनवरी 1950।
तो तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा, तो हमेशा ये वर्ड याद रख लेना, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक क्वेश्चन हो गया और तुम्हें इससे ये भी बात समझ में आ गई। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लो जी, पीछे पड़ जाओ। ओके, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु विल मेक लॉज ऑन सिटीजनशिप? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु विल मेक लॉज ऑन सिटीजनशिप? जल्दी से आंसर दे दो। कौन बनाएगा लॉ आफ्टर 26 जनवरी 1950, या फिर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन लॉ बनाएगा? जल्दी से आंसर दो। तुम्हारे पास है 30 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु विल मेक लॉज ऑन सिटीजनशिप? और मुझे ऐसा उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा कि इट विल आइदर, तुम कैसे कोई भी बोल सकते हो, यूनियन बना बोल सकते हो, यूनियन गवर्नमेंट बोल सकते हो, पार्लियामेंट बोल सकते हो, जो मर्जी बना सकते हो। आइदर वेज इट इज लेफ्ट टू द यूनियन टू डिसाइड दैट हु और व्हाट वुड बी द पॉलिसी और लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अरे एक और क्वेश्चन। यस, सो सिटीजनशिप इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कौन सी लिस्ट? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, कौन सी लिस्ट? ये यूनियन की लिस्ट में आ रहा है, यूनियन का सब्जेक्ट मैटर है, स्टेट के सब्जेक्ट मैटर है, या कंकरेंट? दोनों लॉ बना सकते हैं, कौन बनाता है? सिटीजनशिप इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ, अब मुझे ऐसा उम्मीद है, वैसे मैंने 3-4 बार बातों बातों में बता दिया। ओके, इट इज अ सब्जेक्ट मैटर। यूनियन पार्लियामेंट बनाएगा तो कौन सी लिस्ट आएगी? तो इट इज ओनली लेफ्ट टू द यूनियन लिस्ट या फिर द फर्स्ट लिस्ट। तो बहुत ही सिंपल हो गया। अगर तुमको यहां तक का रिवीजन हो गया, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते। तो मुझे उम्मीद है यहां तक तुमको सब कुछ क्लियरली हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे पार्ट में। तो इस क्लास का जो सेकंड पार्ट था और इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट था, इट इज डीलिंग विद कि जी सिटीजनशिप तो ठीक है, टिल कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड कर लिया, लेकिन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन लेफ्ट टू द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अब सिटीजनशिप ऑफ एक्ट ऑफ 1955 में 5 ऐसे तरीके हैं जिससे कि आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। नाउ प्लीज रिमेंबर, वी आर नाउ डीलिंग विद ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट। तो सबसे पहला तरीका इज कॉल्ड एज जुस सोलाई। उसको कोई जस सोलाई भी बोलते हैं। और व्हाट इज जुस सोलाई? जस सोलाई और जुस सोलाई मींस कि तुम्हारा जन्म हमारे देश में हुआ, इंडिया में जन्म हुआ, सॉइल, ओके, बाय बर्थ। सो बाय बर्थ अगर तुम्हारा जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ, लेकिन बिफोर 1 जुलाई 1987 हुआ, हम तुमको सिटीजनशिप दे देंगे अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम्हारे पेरेंट्स की सिटीजनशिप क्या है। हम पूछेंगे ही नहीं, ना पापा जी की ना मम्मी जी की। इन अदर वर्ड्स, तुम्हें हम सिटीजनशिप दे देंगे, तुम ऑटोमेटिक सिटीजन हो। वेरी गुड। डिपेंड है कि तुम्हारा जन्म इसी तारीख के बीच में हुआ। तो ये कौन सा तरीका हो गया? ये हो गया जुस सोलाई। लेकिन यह जन्म ऐसे नहीं हुआ है, जन्म हुआ है ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987। यू आर बोर्न इन इंडिया बट ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987। तो तुम्हारे माताजी या पिताजी में से एक जरूर इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तब हम तुमको सिटीजनशिप देंगे अंडर दिस कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? जुस सोलाई। पहले वाले में तुमने नोटिस किया, पहले वाले में पूछा ही नहीं, ओके, माताजी पिताजी तुम्हारे पेरेंट्स में से किसी की सिटीजनशिप से हमें कोई पॉइंट ही नहीं था। वी डिडंट आस्क यू एट ऑल ऑन दिस पार्ट। हियर वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम, आइदर पेरेंट्स, मम्मी या पापा, शुड बी अ सिटीजन। अब क्या हुआ? तीसरा है कि तुम्हारा जन्म हुआ तो सही, लेकिन आफ्टर 3 दिसंबर 2004 हुआ। अब इसमें 2 कंडीशंस हो गई। इंडिया में जन्म तो हुआ, ओके, लेकिन आफ्टर 3 दिसंबर 2004 हुआ, तो उसमें एक एडेड ऑन और एड ऑन में 2 कंडीशंस हो सकती है। या तो दोनों पेरेंट्स शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर वन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, द अदर शुड नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट। मतलब हम लोग 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करोगे। तुम्हें नोटिस किया मैंने तुम्हें क्या बोला था? सिटीजनशिप हमेशा हालात के अनुसार चेंज होते हैं, और सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ। अब पहले ऐसी कंडीशन नहीं लगी होगी गवर्नमेंट को, फिर नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट को कि हाँ यार ये कंडीशंस भी बड़ी मैटर करती है। सो माइट एज वेल जस्ट हैव अ लुक एट
कि ये वाली सिचुएशन को, इलीगल माइग्रेंट को भी टैकल कर लेते। सो वी हैव 3 कंडीशंस नाउ। ये तीनों कंडीशंस इस बाय बर्थ वाले की 3 कंडीशंस में से एक सब कैटेगराइजेशन है। नहीं हुआ यार, क्या हुआ? तुम्हारा जन्म इंडिया में नहीं हुआ तो क्या तुम्हें सिटीजनशिप मिल सकती है? मिल सकती है। इवन इफ यू आर बोर्न आउटसाइड इंडिया बाय डिसेंट मतलब खून का रिश्ता, ओके, पेरेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स की सिटीजनशिप के अनुसार तुम्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है। इसको बोलते हैं जो सैंग्विन। ये सब कहां से आ रहा है? ये सब आफ्टर 26, देखो हर तारीख क्या है? आफ्टर 26 जनवरी 1950। ये आफ्टर 26 जनवरी 1950 अगर तुम्हारा जन्म हुआ है बट बिफोर 10 दिसंबर 1992 हुआ है, तारीख पकड़ के रखना, राइट? तो फादर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पेरेंट्स नहीं बोला, मैंने मम्मी नहीं बोला, मैंने फादर बोला, ओके। फादर मस्ट बी अ सिटीजन। ये है 10 दिसंबर 1992 तक। 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर जन्म हुआ तो वो फादर वाली कंडीशन की जगह आप याद करोगे आइदर पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो मैंने क्या पहले बोला? पहले वाले में मैंने बोला कि इट हैज टू बी, फादर हैज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। बिल्कुल डिटेल में समझा करो सब्जेक्ट को। यहां पर है आफ्टर 10 दिसंबर 1992 आइदर पेरेंट्स आर सिटीजन। अरे वाह। और अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद तुम्हारा जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ तो ये वाली कंडीशन तो रहेगी, यानी कि आइदर ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। लेकिन एक कमाल की चीज हो जाएगी, अब तुम्हें एक एक्स्ट्रा कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जिस भी देश में उस बच्चे का जन्म हुआ है तो विद इन 1 ईयर तुम्हारा नाम उस जगह की एम्बेसी में बच्चे का नाम रजिस्टर करना जरूरी है। वैसे ये टाइम एक्सटेंडेबल होता है लेकिन ये करना जरूरी है। मैं फिर तुम्हें रियलाइज करा रहा हूं, वक्त के साथ, कंडीशंस के साथ सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जा रही है। ग्रेट, आगे चलते हैं। अजय ये भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ। सो तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन आ गई कि ना जो सोलाइट चल रहा है ना जो सैंग्विन चल रहा है, यानी कि ना तुम्हारा जन्म इंडिया के सॉइल में हुआ है और ना ही कुछ ऐसी कंडीशंस बनी है कि जिसमें तुम्हें खून के रिश्ते बाय सैंग्विन, बाय डिसेंट तुमको सिटीजनशिप मिल रही है। तो क्या हमारे पास रास्ता ही नहीं इंडिया की सिटीजनशिप लेने का? है। इस मेथड को बोलते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में तुम्हारा एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। अब तुम कहां पर अप्लाई करोगे? रजिस्ट्रेशन मतलब तुम कहीं एप्लीकेशन डालोगे। कहां एप्लीकेशन डालोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? क्योंकि यूनियन लिस्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इज रजिस्ट्री की एप्लीकेशन तो तुम डाल सकते हो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको माने या फिर ना माने ये कंप्लीटली उनकी मर्जी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे एक्सेप्ट और मे नॉट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। कुछ कंडीशंस इसमें भी हो सकती है, जैसे तुमको ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो रहे हो लेकिन कम से कम 7 साल तुम इंडिया में रह रहे होंगे तब तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वैसे इसमें बहुत सारी सब कंडीशंस है दैट यू कैन, कहीं पर यह है कि यू शुड बी मैरिड एंड देन अप्लाई आफ्टर 7 years, कहीं पर यू शुड बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया एंड देन अप्लाई फॉर 7 years. Either ways, the condition is it is discretion. It is completely the mercy of the government to allow this registration or not. एक और बड़ा ही अच्छा तरीका है। क्या अच्छा तरीका? सिटीजनशिप लेने का। मान के चलो कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि इंडिया किसी कंट्री का या किसी पार्ट को एक्वायर कर ले। फॉर एग्जाम्पल गोवा। तुम्हें मालूम है गोवा at the stage of independence of India was not a part of India as in India or India. It was under the Portuguese occupation. तो हमने गोवा को लिबरेट कराया। तो गोवा के सिटीजन्स को इंडिया की सिटीजनशिप देंगे। तो वो जो गोवा के लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी उसके लिए कोई लॉ बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बिल्कुल बनाओगे। उस मेथड को बोला जाता है बाय इनकॉर्पोरेशन। तो तुम नोटिस कर रहे हो, पहला तरीका था बाय सॉइल,
बाय बर्थ इन इंडिया। दूसरा है कि यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया लेकिन पेरेंट्स की सिटीजनशिप के अनुसार तुम्हें सिटीजनशिप मिल रही है। तीसरा है कि तुम रजिस्ट्रेशन से अप्लाई कर रहे हो, ओके, और गवर्नमेंट या तो तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है या नहीं, बट यू हैव टू बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एंड चौथा इज बाय इनकॉर्पोरेशन। सर ये पांच चारों ही तरीके नहीं है, क्यों? ना इनकॉर्पोरेशन हुआ, ना जन्म हुआ, ना मेरे पेरेंट्स की सिटीजनशिप है, मैं तो फॉरेन कंट्री में रहता हूं, राइट, मैं तो स्वीडन का हूं, मैं तो इंग्लैंड का हूं, क्यों ना मैं इंडिया के सिटीजन बन जाऊं? बनने का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, उस तरीके को बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? उसे बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। कुछ कंडीशन समझो। सबसे पहले नेचुरलाइजेशन कौन यूज करता है? नेचुरलाइजेशन वो यूज करता है जो फॉरेनर है कंप्लीटली। मान के चलो मैं इंग्लैंड का हूं और मैं बोलूंगी जो मुझे तो इंडिया का सिटीजन बनना है, सबसे पहले मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इलीगल माइग्रेंट नहीं हूं, या फिर मैं भागकर नहीं आ रहा हूं, मैं फ्यूजिटिव नहीं हूं, मैं इकोनॉमिक ऑफेंड करके नहीं आया हूं, या मैं कोई ऐसा कारनामे वहां पे नहीं करके आया हूं कि इंग्लैंड की पुलिस मेरे को ढूंढ रही है। नंबर वन। दूसरा कि मुझे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जी मैं इंडिया का संविधान को फॉलो करूंगा, मैं इंडिया के लॉस को फॉलो करूंगा, मैं इंडिया के साथ कोई गद्दारी नहीं करूंगा। आई पुट दैट इन एन एफिडेविट। थर्ड, मुझे ये इंश्योर करवाना पड़ेगा और तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को ये बात बड़ा क्लैरिफाइड तरीके से होना पड़ेगा कि मैं अपनी प्रीवियस सिटीजनशिप छोड़ के आऊंगा, बिकॉज इंडिया में डबल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार हम लोग डबल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, अगर मैंने कहीं और की सिटीजनशिप ली है और मैं इंडियन हूं और मैंने कहीं और की सिटीजनशिप ले ली तो मेरी ऑटोमेटिक इंडिया की सिटीजनशिप गायब हो जाती है। तो ऑटोमेटिक मतलब है कि अगर तुम इंग्लैंड हो या कोई भी ऐसी कंट्री के हो जहां से तुम छोड़कर मेरे पास आ रहे हो तो प्रीवियस सिटीजनशिप को रिनाउंस करके आना। तीन कंडीशन। चौथी कंडीशन, मुझे हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से कोई एक ऐसी लैंग्वेज कम से कम होनी चाहिए जिसकी वर्किंग समझदारी मुझे आती हो। और पता जी मेरे को तो आती ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो फ्रेंच जानता हूँ, राइट, मुझे तो और कोई लैंग्वेज नहीं आती। दैट्स नॉट, सो यू हैव टू हैव एटलीस्ट अ वर्किंग। मैं यहाँ पे नहीं बोला कि तुमको बिल्कुल ही अच्छी तरह से आती हो, लेकिन वर्किंग अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास होनी चाहिए। फेयर इनफ। उसके बाद मुझे ये देखना बड़ा जरूरी होता है कि टाइम पीरियड। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं टाइम पीरियड बोलूं, सपोज मैं आज सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूं ना, देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। सपोज आज मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूं, सपोज आज, ओके, सो आज क्या डेट है, जो भी है, राइट, सो जनवरी ऑफ 24, ओके, तो जनवरी ऑफ 24 में मैंने अप्लाई किया, 8 जनवरी 24 को अगर मैं एप्लीकेशन डालता हूं तो कम से कम पिछले एक साल से मैं इंडिया में लगातार रह रहूंगा, ये बड़ा जरूरी है। सो जनवरी 8 ऑफ 2024 को अगर मैं अप्लाई करता हूं अंडर नेचुरलाइजेशन तो कम से कम जनवरी 8 ऑफ 2023 से मैं कंटिन्यूसली यहां पर रह रहूंगा, ये कंपलसरी है। उसके बाद वो जो 2023 वाले ना, उससे पहले 14 साल में से, उसके पहले 14 सालों में से 14 ईयर्स में से 11 ईयर्स में इंडिया में रह रहूंगा। कंफ्यूजन हो जाती है। सो मैं 11 ईयर्स डिसकंटिन्यूसली रह रहूंगा, प्लस लास्ट 1 ईयर मैं 1 साल कंटिन्यूसली रह रहूंगा, ओनली देन मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। यार ये तो बड़ा ही खतरनाक सा पॉइंट है। अरे सिंपल है, तो यहां पे वर्ड क्या लिखा है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट 1 ईयर कंटिन्यूस, और लास्ट 11 में उसके पहले वाले 11 साल, 14 साल में से 11 साल मैं इंडिया में रह रहूंगा। फिर मेरा गुड कैरेक्टर चेक किया जाएगा, मेरी इंटेंशन चेक की जाएगी कि ये रहना भी चाह रहा है कि नहीं रहना चाह रहा, और उसके बाद भी वर्ड है मे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फिर भी मर्जी होती है, ये सब कुछ होने के बावजूद वो तुम्हें सिटीजनशिप दे। अब यहां पर दूसरी बात भी समझ लेना, जितना ये स्ट्रिक्ट लग रहा है उतना ये सिंपल भी हो सकता है। मतलब एक्चुअली सिटीजनशिप देना या नहीं देना कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है। तो कभी कभी ये सारी कंडीशन होने के बावजूद भी गवर्नमेंट को लग सकता है नहीं यार इसको सिटीजनशिप नहीं मिलनी मांगती है। कभी कभी सिटीजनशिप ऐसी हो जाती है कि आपको सिटीजनशिप की जितनी कंडीशन होती है सारी वेव ऑफ हो जाती है। ये सारी मर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, राइट। देश फैसला करता है। सपोज कोई बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग कोई जीनियस पर्सन वांट्स टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, तो तुम्हें भी मालूम है बहुत सारी कंट्रीज, अगर तुम भी ऐसा अप्लाई करते हो, तुम ऐसा कोई मेजर डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तुम्हारे पास टैलेंट है, तो तुम्हें
वेव ऑफ किया जा सकता है. एंड दिस इज नॉट ओनली विद इंडिया, इट इज फॉर दैट मैटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड. लेकिन ऑन पेपर दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर सिटीजनशिप. सो अगर तुम्हें ये मिल गया, देन इट इज कॉल्ड एज नेचुरलाइजेशन. ये क्या है? Which article of the Constitution bars dual citizenship in India? अभी मैंने बातों बातों में तुमको ये बात बताई थी. Which article of the Constitution of India bars dual citizenship? Bars मतलब मना कर रहा है. देखो मैंने इतने से कम छोटे से टाइम पीरियड में मैंने तुमको कितने सारे टॉपिक्स बता दिए. I hope you make full utilization of it. Which article of the Constitution bars dual citizenship? तो मुझे उम्मीद है तुमको मैंने सुनते बातों बातों में मैंने अभी एग्जांपल देते देते बोला था that Article 9 के अनुसार, it is according to Article 9 of the Constitution that हमारे सिटीजनशिप रूल के अनुसार कि हमारे पास डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकता. सो आई होप तुम नोटिस करो कितने लिमिटेड ही. आई थिंक 30 मिनट्स का भी वीडियो नहीं हुआ होगा ढंग से, और उस 30 मिनट्स में मैंने तुमको कितनी जल्दी ये सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए. हैविंग सेड सो, यू अंडरस्टैंड कि प्लस क्लासेस में ही ये मुमकिन होगा जब वन टू वन इंटरेक्शन होगा, जहां मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा पाऊंगा. लेकिन टिल सच टाइम आई होप तुम्हारा ये सारा का सारा टॉपिक रिवाइज होता चले जाएगा. मेक श्योर कि तुम ऐसे रिवाइज फास्ट करो, पहले डिटेल में कर लो, एंड देन एवरीथिंग विल पास थ्रू दिस वेरी वेरी फास्ट, एंड तुम्हारे पास एग्जाम के दिन बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हो जाएगी. सो मुझे उम्मीद है तुमको ये मजा आया. अगर तुम्हें मजा आया तो प्लीज ड्रॉप इन अ कमेंट. ऑलराइट, ऐसे एमसीक्यूज करने की कोशिश करो एंड फॉलो दिस पार्ट. सो बिफोर वी एंड दिस, और ये सारे क्वेश्चंस होने के बाद वो फाइनली आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर, and that reminder is that हमारे नए कोर्सेज आ रहे हैं. प्लीज डोंट मिस दिस एंड ऑल्सो टेक द यूटिलाइजेशन ऑफ द जनवरी एक्सटेंशन ऑफर. 12 महीने का कोर्स में 4 मंथ्स फ्री मिलेगा, 12 मंथ्स में 6 मंथ्स फ्री मिलेगा, 24 मंथ्स में 9 मंथ्स फ्री मिलेगा, एंड 30 मंथ्स में 12 मंथ्स फ्री. ऑलरेडी वेरी रीजनेबल प्राइसेस. प्लीज मेक श्योर यू यूज माय कोड SIDLIVE SIDLIVE and join us. Watch out for the next part of this same series. 4th part में हम लेकर आएंगे, and we will start with fundamental rights. So hopefully you are enjoying this. Make sure that you join us for the next session. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.